क्लास स्विच चुनाव समेत अन्य मसलों पर होगा मंथन। उत्तराखंड में नहीं थम रही जुबानी जंग। हरक रावत बोले, मुझे श्रम मंत्री नहीं मानते, सत्यपाल सरकार को भी दिखाते हैं ठेंगा। टोक्यो में छाप छोड़े आज उत्तराखंड लौट रही हैट्रिक गर्ल कुछ ही देर में पहुंचेगी जॉलीग्रांट एयरपोर्ट। बद्रीनाथ में बनेगा बाईपास मार्ग। चीन सीमा पर सुरक्षा बलों की आवाजाही होगी आसान। राजधानी देहरादून में आया भूकंप। 3.8 रही तीव्रता। घरों से बाहर निकले लोग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वारिश अजहर आपके साथ। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के बाद अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 20 अगस्त को 2 दिन के उत्तराखंड प्रवास पर आ रहे हैं। इस दौरान वे आगामी विधानसभा चुनाव समेत विभिन्न मसलों पर पार्टीजनों के साथ अलग अलग 10 बैठकों में हिस्सा लेंगे। ये बैठकें देहरादून अथवा हरिद्वार में होंगी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के मुताबिक 1-2 दिन में राष्ट्रीय अध्यक्ष की बैठकों के लिए स्थल का चयन भी कर लिया जाएगा। तो यूपी के बाद अब उत्तराखंड का दौरा करेंगे जेपी नड्डा। दून या हरिद्वार में क्लासें चलेंगी। विस चुनाव समेत अन्य मसलों पर होगा मंथन। देहरादून से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और अंकित काला हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। अंकित, क्या जानकारी है आपके पास? जेपी नड्डा उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे और क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए आदिश, जैसा कि हम सभी को पता है कि उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव होने हैं। अब भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के काफी आश्वस्त है कि बीजेपी कम से कम 60 से अधिक सीटों के साथ विजय हासिल करेगी। अब इसको लेकर के बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो 20 और 21 तारीख को 2 दिवसीय यहाँ उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। विशेषकर वो हल्द्वानी में जाएंगे और हल्द्वानी में तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी हैं और उनके साथ बैठकें करेंगे। आज सुबह 11 बजे 20 तारीख को उनका पहुंचने का कार्यक्रम है। यहाँ पर जगह जगह पार्टी के कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे और इसके बाद फिर पदाधिकारियों के साथ बैठक है, फिर जिलाध्यक्षों के साथ बैठक है। इसके अलावा महिला मोर्चा है, सोशल मीडिया से जुड़े हुए पदाधिकारी, तो इन सभी अध्यक्षों के साथ या जो पार्टी के पदाधिकारी हैं। अंकित, आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद म्यूट हो गया है। जी आरिश, आपको आवाज आ रही है? हाँ अंकित, आवाज आ रही है, अपनी बात को पूरा करें। आरिश, हम आपको ये जानकारी दे रहे थे कि 20 और 21 तारीख को जेपी नड्डा यहाँ उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे और यहाँ पर वो विशेषकर हल्द्वानी जाने का उनका कार्यक्रम है और मिनट टू मिनट उनका कार्यक्रम तय हो चुका है आरिश। और इसमें 20 तारीख को सुबह 11 बजे उनका पहुंचने का कार्यक्रम है। यहाँ पर जगह जगह पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता उनका स्वागत भी करेंगे और इसके बाद फिर तमाम जो बैठकें हैं वो इसमें बैठकों में शिरकत करेंगे, प्रतिभाग करेंगे और कहीं ना कहीं एक गुरु मंत्र भी देते हुए नजर आएंगे। और जो धामी सरकार जिस तरीके से कामकाज कर रही है उसका क्या फीडबैक है विशेष रूप से आरिश, ये फीडबैक भी लेकर के कहीं ना कहीं जेपी नड्डा जाने वाले हैं। इसके बाद 21 तारीख को भी एक महत्वपूर्ण कई सारे विषयों को लेकर के बैठक है। कोर ग्रुप की एक महत्वपूर्ण बैठक है। इस कोर ग्रुप की बैठक में भी आगामी रणनीति को लेकर के मंथन किया जाएगा और देखना होगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आगे आने वाले समय में चुनाव को लेकर के विशेषकर किस तरीके से कदम उठाती है। लेकिन महत्वपूर्ण दौरा ये माना जा रहा है आरिश। और 20 और 21 तारीख को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ उत्तराखंड दौरे पर आएंगे। अंकित, विधानसभा चुनाव जिसे कह सकते हैं वो नजदीक है, जो एक अहम जिसे कह सकते हैं कि जिसके मद्देनजर ये दौरा माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बाद जेपी नड्डा साहब अब देहरादून आ रहे हैं और कौन कौन से जमीनी स्तर पर मसले हैं? क्योंकि कई जगहों पर भीतरी तौर पर अगर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं क्लैशेस भी बीजेपी में देखने को मिल रहा है। अगर हम विधानसभा चुनाव के अलावा मुद्दों की जानने की बात करें तो किस चीज़ पर खास फोकस रहने वाला है जेपी नड्डा का?
बिल्कुल, देखिए आदिश, 2 दिवसीय जो ये दौरा होगा कहीं ना कहीं किन किन मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जाएगी, सरकार ने किस तरीके से कामकाज करे हैं और उसकी क्या उपलब्धियां रही है, विपक्ष जो जिन जिन मुद्दों को लेकर के उठा रहा है उसको लेकर के किस तरीके से जवाब देना है, जनता अगर कोई सवाल जवाब करेगी तो किस तरीके से भाजपा के जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, वो जवाब देंगे। इन सब विषयों को लेकर के जेपी नड्डा कहीं ना कहीं बातचीत करते हुए नजर आएंगे। ठीक है अंकित आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विधानसभा चुनाव समेत अन्य मसलों पर मंथन होगा। यूपी के बाद अब उत्तराखंड का दौरा करेंगे जेपी नड्डा। और देहरादून से खबर आपको बता रहे, किसान नेता राकेश टिकैत आज देहरादून दौरे पर। आज सुबह 11 बजे प्रेस क्लब में करेंगे पत्रकार वार्ता। आज सुबह 11 बजे प्रेस वार्ता करेंगे। मिशन उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में राकेश टिकैत। 3 कृषि कानूनों के विरोध में ये आंदोलन लंबे वक्त से चल रहा है। राज्य के किसानों की समस्याओं को लेकर प्रेस वार्ता करेंगे। किसानों के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोलेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत आज देहरादून दौरे पर। अंकित काला हमारे साथ है। अंकित, राकेश टिकैत देहरादून दौरे पर रहेंगे, क्या कुछ खास आज रहने वाला है इस दौरे के मद्देनजर अगर देखा जाए? देखिए आदिश, एक जानकारी मिली है कि राकेश टिकैत आज सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं राजधानी देहरादून में। प्रेस क्लब में इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण ये रहेगा कि क्या क्या उनके प्रेस वार्ता के बिंदु रहते हैं। लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एक जिस तरीके से 3 कृषि कानूनों को लेकर के किसानों का आंदोलन चल रहा है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं वो केंद्र और सरकार पर कहीं ना कहीं हमला बोलते हुए नजर आएंगे। और क्योंकि 2022 का विधानसभा का चुनाव है, इसको कहीं ना कहीं जो गेम है भारतीय जनता पार्टी को, उसको भी बिगाड़ने की कोशिश, पूरी कोशिश राकेश टिकैत की रहेगी। और कहीं ना कहीं वो एक आह्वान करते हुए नजर आएंगे कि बीजेपी को सबक सिखाना है 2022 के विधानसभा चुनाव में। तो ये एक महत्वपूर्ण उनका बिंदु माना जा रहा है। दूसरा, जो कृषि कानूनों को लेकर के किस तरीके से आगे आंदोलन की रूपरेखा रहेगी, चूंकि विधानसभा का चुनाव भी हो रहा है और ऐसे में भारतीय किसान यूनियन या जो किसान संगठन से जुड़े हुए जो लोग हैं वो चाहते हैं कि सरकार को चुनाव में जो है सबक सिखाया जाए। तो इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं राकेश टिकैत अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ उत्तराखंड सरकार की ओर से किसानों को लेकर के जो बातें की जा रही है, उसके उनके कल्याण को लेकर के जो दावे किए जा रहे हैं, उस पर भी कटाक्ष करते हुए आरिश कहीं ना कहीं राकेश टिकैत कटाक्ष करते हुए नजर आएंगे। गन्ना किसानों का जिस तरीके से बकाया भुगतान नहीं हो पा रहा है, राज्य में जिस तरीके से किसानों की स्थिति है, इन सब विषयों को लेकर के आज वो प्रेस वार्ता करेंगे। और प्रेस वार्ता सुबह 11 बजे ये शुरू हो जाएगी और इसमें कहीं ना कहीं किन किन पर राकेश टिकैत अपनी प्रतिक्रिया देंगे, इन सब पर सबकी निगाह बनी रहेगी। आरिश, अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और आप बने रहिए हमारे साथ। तो किसान नेता राकेश टिकैत आज, जिसे कह सकते हैं उत्तराखंड में किसानों से बात करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। मिशन उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में राकेश टिकैत है, लेकिन उत्तराखंड देहरादून जाएंगे। 3 कृषि कानूनों के विरोध में लंबे वक्त से यह आंदोलन चल रहा है, जिसका कोई अभी तक बीच का रास्ता नहीं निकल पाया है। यह आंदोलन कब तक चलेगा, फिलहाल इसके बारे में भी कोई सही बात नहीं कही जा सकती है, क्योंकि किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं, सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई है। लेकिन इस सब के बीच इस आंदोलन को धार देने के लिए राकेश टिकैत अब उत्तराखंड जा रहे हैं। तो देहरादून से खबर, उत्तराखंड में फिर बड़ा कोविड कर्फ्यू। राज्य सरकार ने 1 सप्ताह और बढ़ाया कर्फ्यू को 17 अगस्त तक बढ़ाने का सरकार ने फैसला लिया है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं और सीधे आपको दिल्ली एयरपोर्ट लेके चलते हैं, जहां पर वंदना कटारिया हैट्रिक गर्ल पहुंची हुई हैं। लाइव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर। देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर इस वक्त वो पहुंची हुई हैं। हॉकी खिलाड़ी हैं वंदना कटारिया।
जोरदार प्रदर्शन किया, हैट्रिक उन्होंने लगाई है, इसलिए उनका नाम हैट्रिक गर्ल। और किस तरह से गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है वो आप देख सकते हैं। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, मालाएं उनके पहनाई जा रही हैं और मीडिया भी उनसे सवाल पूछने में लगी, लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा। हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया का जोरदार प्रदर्शन, और अब इसमें कोई दो राय नहीं। आपने देखा कि जो हॉकी का भारतीय महिला हॉकी टीम है, जो उसने शानदार प्रदर्शन किया, और जो वंदना कटारिया ने हैट्रिक लगाई, इसके मद्देनजर वो इस वक्त जॉली ग्रांट एयरपोर्ट में कुछ कहना चाहती है। मैं सीधे इस वक्त आपको इतिहास बन के रोते हो। हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने ऐसे सोचा नहीं था कि इतना ज्यादा मतलब हो पाएगा, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। प्रधानमंत्री ने आप लोगों को सांत्वना दी, बधाई दी, जो प्रदर्शन आप लोगों ने किया, उस वक्त कितना कॉन्फिडेंस आप लोगों को बढ़ा। मैच हारने के बाद मैं परिवार का साक्षी था, आपके साथ बैठा हुआ था घर के लोगों के। मैच हारे, लेकिन जो पीएम ने आप लोगों को सांत्वना दी, वो कितना कारगर रहा भविष्य? उससे बहुत हेल्प हुई है हम लोगों की। एक्चुअली हम लोग बिल्कुल टूट चुके थे कि हम बहुत क्लोज थे मेडल के, और ये है कि हमने मैच नहीं जीत पाए, मेडल नहीं जीता है, पर लोगों का इंडिया के अंदर जो है दिल जीता है लोगों का। वंदना, एक आखिरी जो गोल आपने किया था, मुझे याद है जब हम पिछड़ रहे थे, आपने एक गोल करके टीम को आगे ले गई। आप वो पल कितना आपके लिए एक्साइटमेंट था? या एक्चुअली सबकी अपनी अपनी एक जॉब होती है, और हॉकी एक टीम गेम है, तो ये आगे से लेके पीछे तक मैं सभी का इसमें हाथ होता है। तो ये एक टीम गेम का गोल था, एक्चुअली मेरा गोल नहीं था। आपने भी बनाई। हाँ जी, ये टीम को श्रेय जाता है इसका। हाँ जी। वंदना, आगे के लिए क्या कुछ आपकी प्लानिंग है, क्या कुछ तैयारी? या नेक्स्ट ईयर मेरा एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ और वर्ल्ड कप है, उसकी तैयारी के लिए अभी है। घर जा रही है, घर वालों से मिलने का एक्साइटमेंट है, लेकिन एक दुखद घटना है कि आपके पिताजी अब नहीं रहे। हाँ जी, ये तो है ही। वही वो सब मैं यहाँ आने से पहले यही सोच रही थी कि मतलब मैं घर जाऊंगी, और हमेशा पापा खड़े हुए मिलते थे, मतलब हमेशा एयरपोर्ट पे मेरे मना करने के बावजूद भी। बट अभी अगर ये घर में जाऊंगी तो वो जगह देख के मुझे मतलब पता नहीं मैं कैसे खुद को कंट्रोल कर पाऊंगी जहाँ पे वो रहते थे। आपके लिए लोग बहुत सारे आए हैं। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर वंदना कटारिया इस वक्त पहुंची हैं, इस तमाम सवालों के जवाब दे रही थी और कह रही मेरी ये परफॉर्मेंस, मेरे ये जो मैंने हैट्रिक लगाई, ये सब टीम की देन है। हमने जिस तरह से तैयारी की, हमने जिस तरह से मेहनत की, आप साफ तौर पे उन्हें सुन रहे थे। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर भव्य तरीके से उनका स्वागत इस वक्त किया जा रहा है। लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। फिलहाल वो अपने घर के लिए रवाना हो रही हैं और खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं 72 घंटे पहले नेगेटिव रिपोर्ट की बाध्यता रहेगी बरकरार। कोरोना कर्फ्यू, देहरादून उत्तराखंड में फिर बढ़ा कोविड कर्फ्यू। लोगों को प्रमाण पत्र दिखाने के बाद ही अनुमति मिलेगी। वैक्सीन की दूसरी डोज 15 दिन पहले लगवाने वाले को ही अनुमति। कोविड कर्फ्यू बढ़ा दिया गया। विभिन्न राज्यों में आने वाले लोगों के लिए सीमा पर जांच की जाएगी। अंकित काला हमारे साथ हैं। अंकित, कोविड कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है जिसे कह सकते हैं, और क्या कुछ खास नियम और प्रोटोकॉल बनाए गए उसके बारे में बताएं। देखिए हरीश, उत्तराखंड में भी कोरोना के मामले केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन अभी भी तीसरी लहर को लेकर के चिंताएं हैं वो बरकरार है। तो सरकार चाहती है कि अभी किसी भी तरीके से बहुत ज्यादा ढील न दी जाए, क्योंकि अभी अर्थव्यवस्था को भी देखना है। जो व्यापारी संगठन है वो भी लगातार दुकान खोलने की मांग कर रहे थे, तो सरकार ने कुछ ढील देते हुए कोविड कर्फ्यू को 17 तारीख तक के लिए बढ़ा दिया है। और आरिश, इसमें सरकार ने ये किया है कि एक तो जो बाहरी राज्यों से आने वाले जो अगर उत्तराखंड में आना चाहते हैं तो उनके लिए जो 72 घंटे पहले की जो नेगेटिव रिपोर्ट लाना जो अनिवार्य था, उसकी बाध्यता को यथावत रखा है। इसके साथ ही साथ अगर आपने दूसरी डोज भी 15 दिन पूर्व लगा दी है
और उसका अगर आप प्रमाण देते हैं तो आपको फिर अंकित, मौजूदा वक्त में पिछले 24 घंटे की हम बात करें, कोरोना के आंकड़े किस तरह से सामने निकल कर आ रहे हैं, और क्योंकि तीसरी लहर की तरफ भी एक तरफ बात की जा रही है, उसको लेकर तैयारी किस तरह की देखने को मिल रही है? देखिए आदेश, अभी तो जो आंकड़े हैं वो 50 और 55 के बीच में औसतन अगर हम देखें तो रोजाना के इस तरीके से केसेस आ रहे हैं। लेकिन आदेश, जो तीसरी लहर की चेतावनी है वो उसको हमें कहीं ना कहीं भूलना नहीं चाहिए। और बड़ी चिंता की बात यह है कि हालांकि सरकार तो अपनी ओर से ये दावा कर रही है आदेश की हमने पूरी तैयारी कर रखी है, लेकिन उत्तराखंड में भी अभी जो जिस तरीके से तीसरी लहर को बच्चों के लिए खास तौर से घातक माना जा रहा है, तो उसके लिए जो डॉक्टरों के इंतजाम होने चाहिए थे, विशेषकर जो बच्चों से जुड़े हुए जो डॉक्टर हैं उनकी जो खाली पड़े हुए पद हैं वो भी अभी तक पूरी तरीके से नहीं भरे गए हैं। हालांकि सरकार ये पूरी दावे के साथ ही इस बात को कह रही है कि ठीक है अंकित, तमाम जानकारी के लिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप बने रहिए। फिलहाल खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, लोगों को प्रमाण पत्र दिखाने के बाद ही अनुमति होगी। वैक्सीन की दूसरी डोज 15 दिन पहले लगाने वाले को ही अनुमति दी जाएगी। सीमा पे तमाम चीजें चेक की जाएंगी। और देहरादून से खबर है, दून में कोवैक्सीन की किल्लत। कोरोना टीकाकरण मेगा अभियान के दौरान कोवैक्सीन की किल्लत देखने को मिल रही है। कोरोना टीकाकरण मेगा अभियान के दौरान कोवैक्सीन की किल्लत। कोवैक्सीन की किल्लत के चलते पहली डोज देनी बंद की गई है। कुछ एक केंद्रों में ही लग रही है कोवैक्सीन की दूसरी डोज। कोरोना टीकाकरण मेगा अभियान के दौरान कोवैक्सीन की किल्लत देखने को मिल रही है। अंकित हमारे साथ हैं। अंकित, हम एक तरफ तो कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है, तमाम तरह के जिसे कह सकते हैं नियम बनाए गए हैं, दूसरी तरफ हम अंकित ये देख रहे हैं कि देहरादून में कोवैक्सीन की किल्लत देखने को मिल रही है। इसके पीछे क्या बड़ी वजह है? इसके पीछे की आदित्य जो वजह बताई जा रही है कि केंद्र से अभी इसकी जो खपत जो खेप आनी थी वो अभी नहीं पहुंच पाई है, और इसकी वजह से जो लोग हैं वो काफी दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ रहा है। आदित्य, आप जानते हैं कि हमारा उत्तराखंड राज्य जो है काफी विषम परिस्थितियों से जुड़ा हुआ राज्य है और 11वें हिमालय राज्य है, तो पहाड़ी जनपदों से या जो विकास नगर या जो चक्राता या दूर दूर से आने वाले जो लोग हैं वो वैक्सीन केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, लेकिन जो कोवैक्सीन की जो खेप है वो देहरादून नहीं पहुंचने से लोगों को काफी मायूसी हो रही है और इसकी वजह से बेरंग लोगों को लौटना पड़ रहा है। और अब तो हालात ये हो गए आदिश की जो पहली डोज लगाई जा रही थी कोवैक्सीन की उसे भी बंद कर दिया गया है और जो दूसरी डोज लगाई जानी है उसके भी स्लॉट काफी कम है, तो ऐसे में काफी दिक्कतें हो रही है। अब ऐसे में अधिकारियों का ये कहना है कि जल्द ही उनको जो कोवैक्सीन की जो दूसरी खेप है वो मिलने की उम्मीद है और जैसे ये मिलेगी तो उसके बाद से लगातार इसको अभियान के तहत लोगों की जो कोवैक्सीन के जो टीके हैं वो उसको लगाया जाएगा। लेकिन फिलहाल स्थिति थोड़ा विकट है आरिश और लोगों को कोवैक्सीन की जो टीके हैं उसकी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। लोगों में इसको लेकर के आक्रोश भी काफी देखने को मिल रहा है। तो लोगों में साफ तौर पे आक्रोश देखने को मिल रहा है। कुछ केंद्रों में ही जिसे कह सकते हैं कि कोवैक्सीन लग रही है, दूसरे डोज की किल्लत जिसे कह सकते, कोई समय अंकित इसको लेकर बताया गया है कब तक, जिसे कह सकते हैं कि जल्द से जल्द की बात की गई है कि लेकिन कब तक ये कोवैक्सीन की किल्लत दूर होगी? देखिए आदिश, जो अधिकारियों से जानकारी मिल रही है करीब करीब 48 से 72 घंटे के बीच में ये दूसरी खेप मिलने की उम्मीद है। हालांकि जो कोविशील्ड है उसकी कोई किल्लत नहीं है इस तरीके से अधिकारियों ने बताया, लेकिन जो कोवैक्सीन है उसको लेकर के अभी टोटा बना हुआ है और यही वजह है कि कई केंद्रों से लोग जो है बेरंग लौट रहे हैं। हालांकि अधिकारियों ने ये दावा किया है कि बहुत जल्दी जो खेप मिलने जा रही है उसमें 1 से 2 दिन 3 दिन। ठीक है अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अंकित को आपने सुना, कोरोना टीकाकरण मेगा अभियान के दौरान कोवैक्सीन की किल्लत हो गई है, लेकिन 48 घंटे के अंदर ये किल्लत को दूर किया जाएगा, ऐसा प्रशासन का कहना भी है। और खबर दिल्ली से है, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने दिल्ली दौरे में केंद्रीय राज्य मंत्री पर्यटन एवं रक्षा अजय भट्ट और उत्तराखंड में राज्यसभा सांसद अनिल बनूली से शिष्टाचार भेंट की। सीएम धामी ने दिल्ली प्रवास के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी शिष्टाचार मुलाकात की और राष्ट्रीय सुरक्षा के
परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड की भूमिका और इस विषय से जुड़ी कई चुनौतियों के बारे में व्यापक चर्चा की। खबर देहरादून से, जहां कांग्रेस मुख्यालय में लेखिका नंदनी शाही के तिरंगा ऑडियो विगत गीत विमोचन कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने किया। उन्होंने इस गीत की सराहना करते हुए कहा कि भारत बहुधर्मी और बहुभाषी और बहुसंस्कृतिक वाला देश है। अनेकता में एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तिरंगे की शान पर गीत बनाना बहुत ही प्रशंसनीय है। तिरंगा सबसे प्यारा, इसके छाव में है भारतीय हमारा तिरंगा। और उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षा कल्पना सैनी और उपाध्यक्ष संजय नेगी ने नैनीताल क्लब में पिछड़ा वर्ग के उत्पीड़न से संबंधित समस्त शिकायती प्रकरण, पिछड़े वर्ग के जाति प्रमाण पत्र संबंधित प्रकरण और बैकलॉग के पदों की विभागवार सूचना और केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजना हेतु पिछड़ा वर्ग के लाभान्वित और वंचितों की सूचना की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि विभागों में खाली पड़े बैकलॉग के पदों को जल्द ही भरा जाएगा। बड़ा समाज ओबीसी का है, तो ओबीसी आयोग इसके लिए चिंतित था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस समाज के लोगों को वंचित किया जा रहा। उसके लिए समीक्षा की, भविष्य में तीसरी लहर को लेकर जानकारी ली, जाति प्रमाण पत्र को लेकर के अगर प्रशासन के सामने कोई परेशानी आ रही है वो भी हमें बताए, उसको भी हम समाधान का प्रयास करेंगे। और जो जनमानस को यहाँ की समस्याएं आ रही हैं उनसे विभागों को अवगत कराया और विभागों ने ये आश्वासन भी दिया कि उस समस्या को भविष्य में दूर किया जाए। नैनीताल में सितंबर माह में होने वाले मां नंदा देवी महोत्सव के आयोजन को लेकर जिलाधिकारी धीरज गर्ब्याल ने राम सेवक सभा के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। राम सेवक सभा के पदाधिकारियों ने मां नंदा देवी महोत्सव में आयोजित होने वाले अनुष्ठान कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। जिलाधिकारी धीरज गर्ब्याल ने कहा कि कोविड काल और लोगों की आस्था को देखते हुए विगत वर्ष ही भारतीय सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए सांकेतिक रूप से मनाने के लिए कहा है। डिस्कशन हमारा इनके साथ हुआ है। देखिए, हमें सारी आस्था को भी अपना सबको देखना है, लेकिन साथ ही साथ कोविड के प्रोटोकॉल का भी उसका भी हमें अनुपालन करना है। तो हमने उनको यही एश्योर किया कि अभी उस हिसाब से तैयारी करें जैसा उन्होंने लास्ट ईयर पूजा अर्चना करते समय की थी। अगर सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में जब हमारी एक और मीटिंग उनके साथ होगी, उस समय जैसी परिस्थितियां होंगी उसी हिसाब से हम लोग फिर आगे की कार्रवाई हेतु और जो भी दिशा निर्देश जिला प्रशासन की ओर से और जैसे भी डायरेक्शंस हमें जारी होते हैं उस हिसाब से हम राम सेवक सभा को निर्देशित करेंगे कि वो किस हिसाब से उनको ये पूजा अर्चना करें। और भाजपुर में छात्र संघ अध्यक्ष मयंक दिवाकर के नेतृत्व में दर्जनों छात्र भगत सिंह चौक पर एकत्र हुए। यहाँ छात्र छात्राओं ने सितंबर माह में होने वाली परीक्षाओं के विरोध में भगत सिंह चौक पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान छात्र संघ अध्यक्ष मयंक दिवाकर ने कहा कि 1 सितंबर से परीक्षाएं कराए जाने के आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन पूरी शिक्षा नहीं मिल पाने के कारण छात्र छात्राएं शिक्षा देने में असमर्थ हैं। तो छात्र संघ अध्यक्ष के नेतृत्व में है कि जैसे 6th क्लास से लेकर के 12th तक के बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, वैसे हमारे महाविद्यालय को भी खोला जाए, जिसकी वजह से हमारे जितने भी छात्र छात्राएं हैं उन्हें शिक्षा नहीं मिल पा रही है। और अभी 1 सितंबर से डेट दी गई है एग्ज़ाम कराने की, मगर प्रथम वर्ष के जितने भी बच्चे हैं ना उन्हें मॉडल प्रोवाइड हो पाए, ना उन्हें पूरी बुकें मिल पाई हैं, जिसकी वजह से उनकी शिक्षा की पूर्ति नहीं हो पाई है। और जब भी उनकी क्लास होती है तो आज क्लास हुई तो 4 दिन क्लास नहीं होती, जिसकी वजह से वो लोग परीक्षा देने में असमर्थ है। वो बहुत परेशान है, जिनके लिए हम लोग यहाँ पर सांकेतिक धरना कर रहे हैं। या तो उन्हें प्रमोट कर दिया जाए, अगर प्रमोट नहीं किया जा सकता किसी कारणवश तो हम लोग माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी जो धन सिंह रावत जी हैं उनसे निवेदन करना चाहते हैं
कि वो कृपया करके या तो कॉलेज 2 माह के लिए खुलवा करके बच्चों को 2 माह की शिक्षा दिलवा करके फिर एग्ज़ाम की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। इसमें बच्चे भी आपका समर्थन करेंगे। खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ।